सो इन द लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था ट्यूबरकुलोसिस का। बेसिकली उसके क्लिनिकल टाइप्स के बारे में, उनके क्लिनिकल टाइप्स, उनके क्लिनिकल फीचर्स और उनका थोड़ा बहुत मैनेजमेंट पार्ट। अब एक होलसम डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डायग्नोसिस में के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत होती है और उसका मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले अपने पास आता है दैट इज़ योर आइसोलेशन ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई। तो ट्यूबरकल बैसिलाई को कैसे आइसोलेट करेंगे? कल्चर करके। कैसे? कल्चर करके। और कल्चर के लिए जो हम स्पेसिमेन यूज़ करेंगे, जो सैंपल्स यूज़ करेंगे, वी हैव स्प्यूटम, वी हैव लैरिंजियल स्वॉब्स, we have gastric lavage fluid, we have bronchoalveolar lavage fluid, which can only be obtained by doing a bronchoscopy, or specimens obtained from transbronchial biopsy for histopath examination. तो ट्यूबरकल बैसिलाई को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं हम? तो उसको कल्चर करके। कल्चर के लिए भाई सैंपल क्या क्या यूज़ करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज़ स्प्यूटम विच इज़ वेरी कॉमन। लैरिंजियल स्वाब्स यूज़ कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज फ्लूइड इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल फ्लूइड इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेसिमेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? बाय डूइंग अ ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी फॉर हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन। अब इसके बाद आता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एक्सरे फीचर्स। तो एक्सरे फीचर्स में वी हैव टू नोट द प्रेजेंस ऑफ ओपेसिटी मेनली इन द अपर जोन ऑफ लंग। तो ओपेसिटी कहाँ ढूंढनी है? अपर जोन ऑफ लंग के अंदर ओपेसिटी अपने को देखने को मिलेगी। उसके अलावा कैविटेशंस मिलेंगे, कैल्सिफिकेशन मिलेगा, और ट्यूबरकुलोमा या ब्रोंकियल कोल्ड एप्सिस मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। तो चेस्ट एक्सरे के जो भी फीचर्स हैं, तो चेस्ट एक्सरे के जो भी फीचर्स होंगे वो हमें ऑनलाइन वेब पे देखना है कि भाई ट्यूबरकुलर जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया कि ओपेसिफिकेशन कैसा दिखेगा, कैविटेशन कैसा दिखेगा, कैल्सिफिकेशन, अगर कोई कैविटी हील हो गई हो तो वो कैल्सीफाई हो जाएगी, या ट्यूबरकुलोमा या ब्रोंकियल कोल्ड एप्सिस ऑन एक्सरे कैसा दिखेगा। देन वी हैव सीटी थोरैक्स। सीटी कब कराएंगे हम? बेसिकली अगर टीबी, मिलियरी टीबी है तो हम सीटी कराएंगे, या अगर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड का टीबी है तो हम सीटी थोरैक्स इंडिकेटेड होता है। उसके अलावा मिलियरी टीबी में हमारा ईएसआर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ईएसआर किस में बढ़ेगा भाई? तो बढ़ेगा अपना दैट इज़ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में अपना ईएसआर विल बी रेज्ड। फिर ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, या जिसको मैंटॉक टेस्ट कहते हैं, मैंटॉक टेस्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या लेंगे और रीडिंग कितने देर के बाद लिया जाता है? तो स्ट्रेंथ होता है दैट इज़ 10 ट्यूबरकुलिन यूनिट, दैट इज़ लमसम 0.1 ml। किसका 0.1 ml? दैट इज़ 0.0002 mg of ppd, that is equivalent to 1:1000 dilution of old tuberculin। तो ये स्ट्रेंथ यूज़ की जाती है। और रीडिंग इंड्यूरेशन के लिए चेक किया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन करने के 48 घंटे के बाद इंड्यूरेशन को बेसिकली मेज़र आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? मेज़र आउट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव, अब इंटरप्रिटेशन क्या मिलता है अपने को मैंटॉक्स से? तो नेगेटिव रिएक्शन का क्या मतलब है? इंड्यूरेशन 5 mm से कम होना। डाउटफुल अगर रिएक्शन है तो इंड्यूरेशन विल बी 6 to 9 mm। पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब इंड्यूरेशन मोर देन 10 mm। फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलती से पॉजिटिव आना। अगर आप प्रीवियसली एक्सपोज्ड हो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तो दैट विल गिव गलती से पॉजिटिव रिजल्ट, दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन। फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन अपने को कौन कौन से कंडीशंस में मिलेगा? गलती से नेगेटिव। इन केस वी हैव यूज्ड इनएक्टिव पीपीडी, अपने को क्या यूज़ करना है? एक्टिव पीपीडी यूज़ करना है। इनएक्टिव यूज़ किया तो फॉल्स नेगेटिव। बीसीजी वैक्सीनेटेड हो तो फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन आएगा। मिलियरी टीबी है तो नेगेटिव आएगा। इफ़ यू आर ऑन स्टीरॉइड्स यू विल गेट अ नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव रिएक्शन ऑन मैंटॉक्स। सीवियर एक्यूट malnutrition, sarcoidosis and immunosuppression will give false negative reaction। ओके, तो ये अपना बेसिकली डायग्नोसिस के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं। अब इसी को कैरी आउट करेंगे फॉरवर्ड। सो बेसिकली अपने पास अब क्या आता है? दैट इज़ योर ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी कब इंडिकेटेड होता है? इंडिकेटेड इन केस ऑफ सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स में, एंड दे हैव नेगेटिव स्प्यूटम टेस्ट। जो स्प्यूटम फॉर एएफबी हमने किया है वो नेगेटिव आया है,
ठीक है। उसके बाद अगर अपने को टीबी को डायग्नोज करना है तो हम उस केस में क्या करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ब्रोंकोस्कोपी इज़ बोथ थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक कैसे होता है, उसमें हम बाल फ्लूइड ले सकते हैं, ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी ले सकते हैं। ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी स्पेसिमेन को एचपी और कल्चर के लिए भेज सकते हैं। देन वी हैव थोरैकोटमी, अगर कोई सॉलिड लीजन है तो थोरैकोटमी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, लाइक वी हैव सीरोलॉजिकल, वी हैव पीसीआर एंड वी हैव आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सीरोलॉजिकल में एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है एलाइजा से, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है सीएसएफ, प्लूरल फ्लूइड और बाल फ्लूइड में। किस में डिटेक्ट किया जाता है अपने को, एक मिनट, ओके ओके। तो हमने बात करी कि एंटीजन का डिटेक्शन होता है एलाइजा से एंड एंटीबॉडी का डिटेक्शन होता है किसमें, सीएसएफ में, इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ टीबी मेनिंजाइटिस। अगर पल्मोनरी टीबी या प्लूरल टीबी है तो प्लूरल फ्लूइड में, या बाल फ्लूइड में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। पीसीआर किसके लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसमें एक सीक्वेंस होता है IS6110 डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज़ ऑल्सो अ टेक्निक का नाम है। फिर नए कल्चर टेक्निक्स हैं, वी हैव बैक्टिक रेडियोमेट्रिक सिस्टम एंड वी हैव बैक्टी MGIT नॉन रेडियोमेट्रिक सिस्टम। तो दो हैं, बैक्टिक एंड बैक्टे MGIT, एक है रेडियोमेट्रिक, एक है नॉन रेडियोमेट्रिक। फिर गामा इंटरफेरॉन एसेज हैं। सो व्हाट डू वी हैव गामा इंटरफेरॉन एसेज। गामा इंटरफेरॉन एसेज में वी हैव क्वांटिफेरॉन एंड वी हैव टी स्पॉट टीबी टेस्ट, ठीक है। नेट इज़ हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अगर अपने को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ढूंढना है तो DRT के लिए अपने पास क्या है, नेट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। कौन से कंडीशन के लिए, वी हैव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। डॉट्स सबसे पहले ओनली फर्स्ट लाइन ATT इज़ यूज्ड इन डॉट्स प्लस में क्या अंतर है, अगर फर्स्ट लाइन ATT में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो विल स्विच टू सेकेंड लाइन ATT। यही दोनों में डिफरेंस है, डॉट्स और डॉट्स प्लस में, ठीक है। इसके बाद आता है MDR-TB। क्या आता है भाई, MDR-TB। तो MDR-TB के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो MDR-TB की बात करें तो देर इज़ नो विजिबल क्लिनिकल साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट डिस्पाइट रेगुलर एंड एडिक्वेट कीमोथेरेपी फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक आपने दवाई ली लेकिन कोई क्लिनिकल साइंस नहीं है इम्प्रूवमेंट के, आपके जो भी सिम्टम्स हैं उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। 3 महीने आपने लगातार जो ATT है खाया है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल जॉइंट कैविटेशंस ऑन चेस्ट एक्सरे, कि डिस्पाइट गेटिंग एडिक्वेट ट्रीटमेंट यू आर परसिस्टेंटली गेटिंग अ मल्टीपल और जॉइंट, बहुत बड़ी बड़ी कैविटेशंस आपको चेस्ट एक्सरे, चेस्ट रेडियोग्राफ में मिल रहा है। उसके अलावा फॉल एंड राइज फिनोमेना की बात होती है यहाँ पे। देन वी हैव स्पूटम स्मीयर इज़ पॉजिटिव इवन आफ्टर 5 मंथ्स। तो ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है, 5 मंथ्स ऑफ एडिक्वेट ट्रीटमेंट की, आपने 5 महीने ट्रीटमेंट ले लिया, डिस्पाइट गेटिंग योर 5 months of adequate treatment your sputum smear test is found out to be positive। फिर जीन बॉक्स जो है MDR-TB को 2 घंटे में डिटेक्ट करता है, एक नई इन्वेस्टिगेशन की तकनीक है, ओके, जेन बॉक्स कहते हैं इसको। ये आपको 2 घंटे में MDR-TB को डिटेक्ट करके दे देता है। नाउ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ATTs क्या होते हैं, वी हैव 4 ड्रग्स, रिफैम्पसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफैम्पसिन, देन वी हैव आइसोनियाजाइड विथ पायरिडॉक्सी, ये हिडन रहता है, एंड देन वी हैव पायराजिनामाइड एंड देन वी हैव इथैम्ब्यूटॉल। रिफैम्पसिन अगर 50 किलो से ज़्यादा है तो मैक्सिमम डोज इज 600 mg डेली रेजिमेन में, और अगर लेस देन 50 kg है तो 450 mg पर डे, थ्राइस वीकली, मतलब हफ्ते में 3 बार। तो वो कैसे होगा, 10 mg पर kg होगा इफ़ द पेशेंट इज़ डिस्पाइट ऑफ द वेट कैटेगरी, 10 mg पर kg ही होता है इसका थ्राइस वीकली डोज। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके रिफैम्पसिन के, तो वी हैव योर
पिंक ऑरेंज कलर का यूरिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट, अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हेपेटाइटिस कराता है, ये रैश भी कराता है। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। आइसोनियाजिड कितना देंगे भाई, डेली डोज 200 से लेके 300 mg पर डे। थ्राइस वीकली डोज 5 से 10 mg पर केजी रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी को काउंटर आउट करने के लिए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ आइसोनियाजिड, वी ऑल्सो गिव पर डे डोज ऑफ 10 mg ऑफ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसके साइड इफेक्ट्स में यू सी देर इज न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स टू काउंटर अबाउट। देन वी हैव पायराजिनामाइड, अगर 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो 2 ग्राम देंगे पर डे, अगर 50 किलोग्राम से कम है तो 1.5 ग्राम पर डे देते हैं। थ्राइस वीकली डोज क्या होती है, दैट इज़ 35 mg पर केजी। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं पायराजिनामाइड, अगर थ्राइस वीकली भी देना है तो 3 ग्राम दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 3 ग्राम्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वी हैव आर्थ्रेल्जिया, इट इज़ हाइपर यूरिसिमिक, और इसका जो इम्पॉर्टेंट रहता है दैट इज़ फोटो सेंसिटिविटी। क्या रहता है, फोटो सेंसिटिविटी। आई होप ये दिख रहा होगा। उसके बाद इथैम्ब्यूटॉल पर डे डोज कितना जा सकता है इसका, 25 mg पर केजी। अगर थ्राइस वीकली डोजिंग की बात करें तो दैट इज़ 30 mg पर केजी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो यूनिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मार्क कर रहे हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है इथैम्ब्यूटॉल, एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होता है, बच्चों में, यंग चाइल्ड में, ओल्ड एज ग्रुप में, और क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट में। ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा होगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट आता है जो हम डॉट्स के अंदर रेजिमेंट डिसाइड करते हैं। तो रेजिमेंट अंडर डॉट्स, तो डॉट्स के अंदर क्या क्या रेजिमेंट होते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो इसमें कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, अभी 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। तो उसके अंडर में पहले तो इंडिकेशंस क्या है, कैटेगरी 1 में जो ड्रग्स आते हैं उसके, और कैटेगरी 2 वाले में, कैटेगरी 2 में कौन कौन से केसेस आते हैं और क्या क्या ड्रग्स उसमें चलता है, कितने ड्यूरेशंस के लिए चलता है, वो बात करते हैं। कैटेगरी 1 में अगर कोई नया स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, या कोई नया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का केस है, तो कैटेगरी 1 उनके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद 2 फेजेस आते हैं, इंटेंसिव फेज़ और कंटिन्यूएशन फेज़। इंटेंसिव फेज़ में H स्टैंड्स फॉर आइसोनियाजाइड, R फॉर रिफैम्सिन, Z फॉर पायराजिनामाइड, E फॉर इथैम्ब्यूटॉल। तो ये 4 ड्रग्स देंगे इंटेंसिव फेज़ में। कैसे कैसे देंगे, तो विल गिव देम थ्राइस वीकली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। और अगर कंटिन्यूएशन फेज़ की बात करें तो ओनली विल गिव आइसोनियाजाइड एंड रिफैम्सिन। डोज तो ऑलरेडी बता दिया है सबका, कैसे कैसे थ्राइस वीकली और डेली डोजिंग चलती है, बस ड्यूरेशन याद रखना है। थ्राइस वीकली ये भी चलेगा 4 महीने के लिए। तो टोटल ट्रीटमेंट अपने पास कितने महीने का हो गया, वी हैड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का ट्रीटमेंट है। और इंडिकेशंस क्या है, न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव और नेगेटिव, या न्यू EPTB। कैटेगरी 2 में के इंडिकेशंस क्या क्या हैं, वी हैव स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट में अगर रिलैप्स देखने को मिलता है, तो स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव था पेशेंट बट ही फेल्ड टू कंप्लीट द ट्रीटमेंट फेलियर था। स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव था, पॉजिटिव ट्रीटमेंट आफ्टर डिफ़ॉल्ट। ओके, तो 3 कैटेगरीज आती हैं इसमें। तो ये इंडिकेशंस हैं। अब इनमें क्या क्या ड्रग्स आते हैं, मतलब या तो रिलैप्स हो गया, या ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, या पेशेंट ने खुद ब खुद बंद कर दिया दवाई लेना। तो उन कंडीशंस में इंटेंसिव फेज़ में कितने ड्रग्स हैं, वी हैव एन एडिशनल स्ट्रेप्टोमाइसिन हेयर, आइसोनियाजाइड, रिफैम्सिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल के अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सेम थ्राइस वीकली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। उसके अलावा हमें ओके ठीक है, उसके अलावा HRZD लेना है थ्राइस वीकली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो टोटल हो गया, ये तो 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स। ठीक है, कंटिन्यूएशन फेज़ में वी हैव 3 ड्रग्स, पहले 2 थे यहाँ पे, अब 3 है, एक Z भी आ गया, पैराजिनामाइड। इनको 5 महीने के लिए लेना है। तो टोटल ड्यूरेशन हो गया 5, 1, 6, 2, 8 महीने का ड्यूरेशन हो गया कैटेगरी 2 के लिए। 8 मंथ्स का ड्यूरेशन अपना फिक्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ सेकेंड लाइन ATTs।
सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेकेंड लाइन एटीटी के बारे में जानेंगे अभी विस्तार से। सेकेंड लाइन एटीटी में ड्रग्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले वी हैव स्ट्रेप्टोमाइसिन 20 से 40 mg पर kg पर डे IM, कैनामाइसिन 15 से 30 mg पर kg पर डे IM, एमिकासिन 15 से लेके 22.5 mg पर kg पर डे IM, कैप्रियोमाइसिन 15 से 30 mg पर kg पर डे IM, ओफ्लॉक्सासिन 15 से 20 mg पर kg पर डे अपने को बाई डेली डोज में देना है और पर ओरल रूट से देना है। उसके बाद लीवोफ्लॉक्सासिन 7.5 to 10 mg पर kg पर डे ओडी डोज में देना है। ठीक है 24 आवर वाली डोज में पर ओरल। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 7.5 to 10 mg पर kg पर डे, ये भी ओडी चलेगा पर ओरल, सेम एज योर लीवोफ्लॉक्स। इथियोनामाइड 15 to 20 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोजेज में 12 आवर्ली डोज में पर ओरल देंगे। देन वी हैव प्रोथियोनामाइड, वी हैव 15 to 20 mg पर kg पर डे 12 आवर्ली देंगे पर ओरल। देन वी हैव साइक्लोसेरिन 10 से 20 mg पर kg पर डे ओडी डोज में देंगे पर ओरल रूट से। ओके उसके अलावा पास है, ठीक है, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, ये 150 mg पर kg पर डे के हिसाब से चलता है बाई डेली डोज में ओरल फॉर्मुलेशन में। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है दैट इज़ ओनली पास इज़ आई थिंक बैक्टीरियोस्टैटिक, रेस्ट ऑल आर बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके नेक्स्ट आता है कंटिन्यूएशन फेज प्रोलॉन्ग्स फॉर 12 months। अब 12 महीने का कंटिन्यूएशन फेज कौन से केसेस में होगा। तो हियर वी हैव द CNS और TB मेनिंजाइटिस। ठीक है उस केस में कंटिन्यूएशन फेज कितने दिन का होगा भाई, 12 महीने का। फिर हमारे पास क्या है, लोकलाइज्ड डिजीज इन इंट्रैक्टेबल ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। ओके दो कंडीशन आ गई। देन वी हैव दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आते हैं, वी हैव MDR एंड वी हैव XDR। MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, XDR मीन्स एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट TB। अगर TB बैसिलाई दोनों के लिए रेजिस्टेंट है, बोथ आइसोनियाजाइड एज वेल एज रिफैम्सिन, तो वो MDR है। अगर हम बात करें अगर TB बैसिलाई आइसोनियाजाइड के लिए रेजिस्टेंट है, रिफैम्सिन के लिए, जितने अपन ने फ्लोरोक्विनोलोन्स बात की उनके लिए, या कोई भी एक सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल कोई भी हो, चाहे कैनामाइसिन हो, कैप्रियोमाइसिन हो, अमिकासिन हो, इन तीनों में से किसी एक के लिए भी रेजिस्टेंस हो और सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स प्लस आइसोनियाजाइड प्लस रिफैम्सिन, तो वो XDR TB में आएगा। MDR में हम कितने ड्रग्स यूज़ करते हैं इंटेंसिव फेज़ में, 6 ड्रग्स यूज़ करते हैं। कितने महीने के लिए करते हैं भाई, 6 to 9 months में करते हैं। कितना करते हैं यार, तो 6 to 9 months के लिए करते हैं। ठीक है उसके अलावा कौन कौन से ड्रग्स हैं जो चलते हैं, ठीक है उसमें है। और इसी तरह हम बात करें अगर XDR में तो 7 ड्रग्स यूज़ करते हैं इंटेंसिव फेज़ में। वो यहाँ पे MDR में तो 6 से 9 महीने के लिए था, लेकिन यहाँ पे XDR के केस में कितना चलेगा, ये चलेगा 6 to 12 months का। अब कौन कौन से ड्रग हैं दोनों केसेस में, दोनों केसेस के इंटेंसिव फेज़ में, एक में 6 ड्रग एक में 7 ड्रग। अब ड्रग्स के बारे में जानते हैं कौन कौन से ड्रग हैं। ओके सो हियर वी हैव पायरस। यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से 6 ड्रग्स थे, तो पिछले में आते हैं MDR में। तो MDR में 6 ड्रग्स कौन कौन से हैं, तो MDR में वी हैव कैनामाइसिन है, वी हैव लीवोफ्लॉक्सासिन नंबर 2, नंबर 3 इज़ इथियोनामाइड, नंबर 4 इज़ साइक्लोसेरिन। 4 देख लिया, अब 2 और ड्रग्स हैं। देन वी हैव MDR में 2 ड्रग्स और कौन कौन से हैं, तो 2 ड्रग्स अपने पास MDR में हैं, दैट इज़ पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटॉल। और ये हो गए 6 के 6 ड्रग्स। अब 7 ड्रग्स कौन कौन से होते हैं XDR में, वी हैव नंबर 1 कैप्रियोमाइसिन, नंबर 2 पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, नंबर 3 मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, नंबर 4 हाई डोज आइसोनियाजाइड, नंबर 5 इज़ क्लोफाजमीन, नंबर 6 इज़ लाइनेजोलिड एंड एमोक्सिक्लेव एज नंबर 7। अब कंटिन्यूएशन फेज़ में MDR TB में 4 ड्रग्स आते हैं। कितने आते हैं, 4। कितने दिन के लिए चलाएंगे भाई, 18 महीने के लिए चलाएंगे। फॉर 18 months वी आर गोइंग टू हैव 4 ड्रग्स इन MDR। और वहीं XDR में 6 ड्रग्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6।
कितने, ये भी 18 महीने के लिए ही चलेगा। तो दोनों में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, कैटेगरीज, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो 4 ड्रग्स कंटिन्यूएशन फेज में फॉर एमडीआर टीबी आ गया, लीवोफ्लॉक्सासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन थर्ड, इथैम्ब्यूटॉल फोर्थ। अब यहाँ पे कौन कौन से 6 ड्रग्स होते हैं कंटिन्यूएशन फेज में एक्सडीआर में, पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, हाई डोज अगेन आइसोनियाजाइड, क्लोफाजमीन, लिनेजोलिड और एमॉक्सीक्लैव। तो ये टोटल 6 ड्रग्स होते हैं कंटिन्यूएशन फेज फॉर एक्सडीआर टीबी। ठीक है। रिजर्व ड्रग जो हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एमडीआर टीबी, दैट इज़ पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड। इसके लिए रिजर्व ड्रग्स कौन कौन से हैं एक्सडीआर के लिए, क्लैरिथ्रोमाइसिन और थायोएसिटाजोन। इट्स अ न्यूअर ड्रग, नया ड्रग है थायोएसिटाजोन, रिजर्व ड्रग फॉर एक्सडीआर टीबी। ठीक है। अब इंडिकेशंस ऑफ स्टीरॉयड, तो हम कहते हैं भाई स्टीरॉयड भी यूज़ किया जाता है टीबी में, स्टीरॉयड का भी इंडिकेशन होता है, लेकिन बट क्या इंडिकेशन होता है ये जानना ज़रूरी है। तो अगर टीबी निमोनिया है तो हम स्टीरॉयड देंगे, अगर मिलियरी टीबी है तो स्टीरॉयड देंगे, वाइड स्प्रेड इन्फिल्ट्रेशन है तो स्टीरॉयड देंगे, अगर प्लूरल पेरिकार्डियल या पेरिटोनियल इफ्यूज़न डेवलप हो गया है तो स्टीरॉयड देने का मतलब है, अगर पेशेंट सीवियरली एक्यूटली इल पेशेंट है तो स्टीरॉयड देंगे। सेगमेंटल ओपेसिटीज़ अगर मिल रही है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में जो कि 3 महीने से कम का ड्यूरेशन है, अगर एक्सरे में प्राइमरी टीबी में इफ़ वी गेट सेगमेंटल ओपेसिटीज़ मिल रही हैं प्राइमरी किसमें, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में, जिसका ड्यूरेशन 3 महीने से कम का है, तो स्टीरॉयड का ये इंडिकेशन है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो गया एटीटी ड्रग्स के लिए तो स्टीरॉयड देंगे। टीबी मेनिंजाइटिस में वेरी इंपॉर्टेंट, हम स्टीरॉयड देते ही देते हैं। और अगर लार्ज लिम्फ नोड इन्वॉल्विंग और कंप्रेसिंग ट्रेकिया और ब्रोंकस, अगर अपने जो हाइलर लिम्फ नोड्स हैं वो इतने ज़्यादा इनलार्ज हो गए कि वो अपने ट्रेकिया या ब्रोंकस को ही कॉम्प्रेस कर रहे हैं, देन इन दोज कंडीशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टीरॉयड, दैट्स इट। ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, मतलब को इन्फेक्शन है तो हार्ट होता है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो HIV पेशेंट्स में चलता है, उसको डिले किया जा सकता है अगर CD4 काउंट 200 पर mm³ ऑफ ब्लड से ज़्यादा है अनटिल ATT ड्रग्स इज़ कंप्लीटेड। कि अगर CD4 काउंट 200 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है उसको होल्ड करेंगे और ATT को पूरा समय देंगे कंप्लीट होने के लिए फॉर इट्स कंप्लीशन ऑफ इट्स कोर्स, जो भी ड्यूरेशन रहेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अगर CD4 काउंट 200 से कम है, लेस देन 200 पर mm³ ऑफ ब्लड, तो हार्ट जो है, जो ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है, उसको हम 2 महीने के भीतर ही स्टार्ट कर देंगे ATT चालू करने के बाद। पहले ATT चालू करेंगे और उसके 2 महीने के अंतर्गत हम उसको जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है वो भी चालू कर देंगे। अब टीबी इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, ठीक है। व्हाट इज़ टीबी इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम? तो ये देखा गया है फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन इन HIV TB को इन्फेक्टेड पेशेंट व्हेन स्टार्टेड। तो HIV TB को इन्फेक्टेड पेशेंट्स में ये फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है। क्या है? फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है। नाम लंबा चौड़ा सा है। व्हाट इज़ द नेम? TB, साथ में बोलेंगे TB इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। अब जानते हैं TB आइरिस के बारे में। इसका शॉर्ट फॉर्म है TB आइरिस। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पैराडॉक्सिकल टाइप, एक होता है अनमास्किंग टाइप, ठीक है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो लो CD4 लिम्फोसिटिक काउंट होगा, डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस होगी और उसके अलावा शॉर्ट इंटरवल बिटवीन TB ट्रीटमेंट एंड हार्ट इनिशिएशन। तो ये दिस इज़ द डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें तो ड्रग रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है, प्राइमरी और एक्वायर्ड, ठीक है। तो
तो ड्रग रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि पहले तो नहीं चली आपको टीबी की दवाई। तो अगर पहले चली होगी कोई भी एटीटी, तो इससे 10 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ड्रग रेजिस्टेंस होने के। इसीलिए हम नॉर्मली जो भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनको एज अ जो डे टू डे प्रिस्क्रिप्शन है उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। अगर एक बार रेजिस्टेंस डेवलप हो गया उस पेशेंट को, तो फिर अपने पास लास्ट रिजॉर्ट ड्रग्स होते हैं फॉर ट्यूबरकुलोसिस। और हम नहीं चाहेंगे कि किसी पेशेंट की जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है ट्यूबरकुलोसिस, उस कंडीशन में हम वैसी कंडीशन को हम ट्रीट ना कर पाए पूरी तरह से। मॉलिकुलर प्रोब्स रिफैम्सिन रेजिस्टेंस के लिए शुड बी डन इन पेशेंट्स इन whom ट्रीटमेंट हैज़ फेल्ड, ठीक है, और who have been treated previously, जिनका पहले से या तो ट्रीटमेंट हो चुका है या जिनके अंदर ट्रीटमेंट का फेलियर हुआ है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो रिफैम्सिन रेजिस्टेंस प्रोब यूज़ करेंगे। जो भी नॉन एमडीआर टीबी रेजिस्टेंट केसेस हैं शुड बी फॉलोड अप फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर टेकिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। 1 साल तक फॉलोअप करना होता है नॉन एमडीआर जो नॉन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का केस, तो 1 साल तक फॉलोअप करना है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स। कीमो प्रोफिलैक्सिस क्यों किया जाता है, सबसे नेक्स्ट टॉपिक है कीमो प्रोफिलैक्सिस। तो भाई करते क्यों है आप? डन टू प्रिवेंट अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन, कि बैसिलाई मौजूद है लेकिन हमको उसको एक तरह से कहें कि जो सब क्लिनिकल फॉर्म में है, तो वो क्लिनिकल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। क्लिनिकल फॉर्म मतलब कोई भी साइन और सिम्टम डेवलप होते हैं तभी हम उसको क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसको सब क्लिनिकल ही रखना है। तो उसके लिए कीमो प्रोफिलैक्सिस किया जाता है जहाँ पे टीबी एंडेमिक एरियाज होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कीमो प्रोफिलैक्सिस और सेकेंडरी कीमो प्रोफिलैक्सिस। प्राइमरी करते कब है? डन बिफोर एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, कि कोई सबूत ही नहीं है इन्फेक्शन का, मतलब इन्फेक्शन मौजूद ही नहीं है, उससे पहले प्राइमरी कीमो प्रोफिलैक्सिस किया जाता है। इनमें कौन कौन से एज ग्रुप आते हैं? तो बच्चे जो कि 2 साल से कम के हैं, हैविंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, तो चिल्ड्रेन हु आर लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज इसमें आते हैं जिनका क्लोज कॉन्टैक्ट होता है स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ। तो कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? दैट इज़ आइसोनियाजाइड 5 mg पर kg स्टैट डोज में देंगे। और इसको कंटिन्यू कब तक करेंगे? 5 mg पर kg देंगे स्टैट में, कंटिन्यूड अंटिल एट एन इंटरवल ऑफ 6 to 8 वीक्स के तक हम इसको कंटिन्यूड एट एन इंटरवल मतलब हर 6 से 8 हफ्ते तक इसको अपने को रिपीट करना है बाय डूइंग सीरियल ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग। तो सीरियल ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। अब उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं उसके आधार पे हम आइसोनियाजाइड के डोज को 6 से 8 हफ्ते में रिपीट करेंगे। अगर रिपीट ट्यूबरकुलिन टेस्ट अगर ये पॉजिटिव आता है तो आइसोनियाजाइड 5 mg पर kg 6 महीने के लिए देंगे, या आइसोनियाजाइड 5 mg पर kg, ठीक है, आइसोनियाजाइड 5 mg पर kg विथ रिफैम्सिन 10 mg पर kg फॉर 3 मंथ्स। तो 2 रेजिमेंट्स हैं अपने पास, दैट इज़ आइसोनियाजाइड 5 mg पर kg फॉर 6 मंथ्स, आइसोनियाजाइड 5 mg पर kg विथ रिफैम्सिन दैट इज़ 10 mg पर kg फॉर 3 मंथ्स। अगर रिपीट टेस्ट अपना नेगेटिव आता है 6 से 8 हफ्ते के बाद, अगर इन केस रिपीट टेस्ट नेगेटिव आता है, इफ़ द रिपीट टेस्ट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आता है तो अपने को आइसोनियाजाइड की जो थेरेपी है वो बंद कर देनी है। और उस पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि भाई बीसीजी वैक्सीनेशन करवा लीजिए, बीसीजी का टीका लगवा लीजिए, ठीक है। ये है सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस। कीमो प्रोफिलैक्सिस इज डन टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन इनटू क्लिनिकल डिजीज ऑफ एन इन्फेक्टेड टीबी पेशेंट। किसी के अंदर अपने को बेंटॉक्स पॉजिटिव आया लेकिन पेशेंट इज़ नॉट सिम्टोमेटिक, तो वैसी कंडीशन में डिजीज़ सब क्लिनिकल से क्लिनिकल फॉर्म में ना चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस किया जाता है। कीमो प्रोफिलैक्सिस कितने साल के बच्चों के लिए है? तो लेस देन 5 ईयर्स चिल्ड्रन, बच्चे कितने साल के? 5 से कम। टीबी पॉजिटिव चिल्ड्रन, कोई भी बच्चे अगर टीबी पॉजिटिव आते हैं, एंड अडल्ट्स जो कि 35 साल तक के एडल्ट्स होते हैं, एंड पेशेंट जो कि लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टीरॉयड थेरेपी पे हैं या इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं,
तो उन पेशेंट्स के लिए सेकेंडरी कीमोप्रोफिलैक्सिस किया जाता है। तो इंडिकेशन देख लिया। ट्रीटमेंट सेम रहता है प्राइमरी जैसा ही, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट अगर उनका ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, मेंटॉक्स पॉजिटिव आता है, तो उनके अंदर आइसोनियाजाइड 300 mg कंटिन्यूड फॉर लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती है आइसोनियाजाइड की 300 mg, ठीक है। ये आता है कीमोप्रोफिलैक्सिस में। तो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये मेरे ख्याल से दिस वाज सफिशिएंट विच वी टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दैट इज़ अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में, वो अलग लेक्चर होगा, ठीक है। अभी जो अपना ट्यूबरकुलोसिस है एक ब्रॉड टर्म है, पल्मोनरी हो गया, एक जितने भी सिस्टम्स को अपने ट्यूबरकल बैसिला इन्वॉल्व करता है वो सब हमने उनका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, उनका इन्वेस्टिगेशंस, उनके क्लिनिकल फीचर्स, उनके टाइप सब टाइप्स हर चीज़ डिस्कस कर ली, कीमोप्रोफिलैक्सिस वगैरह हर चीज़ डिस्कस कर ली। आई होप पसंद आया होगा आपको ये लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा अपना पल्मो सीरीज़ में दैट इज़ अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो आई होप अच्छा लगा होगा। सो कुछ भी कमी रह गई हो तो यू कैन कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेटिव होगा। और सराउंडिंग नॉइज़ेस को प्लीज़ इग्नोर करें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।